नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज हम इस वीडियो पे एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी से ही, ठीक है। सो ये क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का जो पहला कुछ पार्ट है, इंट्रोडक्टरी क्लास एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लो, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। सो थोड़ा पहले के क्लास का रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो में उसको समझ में आए, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करते हैं। क्लियर हुआ? ओके। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं जनरली। एक है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या होते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से बच्चा पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मदर एंड फादर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं। और मोर प्रिसाइसली अगर हम बोले द मेन कैरेक्टर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये डायरेक्ट एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चा पैदा होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जैसे कि फिशन, बार्डिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। सो ये सब कुछ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो वो वीडियो चेक करो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होते हैं वो एकदम पेरेंट के जैसा एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ये हमने जाना था। और जिसे हम क्लोन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि जो पेरेंट के अंदर जो जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है, पेरेंट के अंदर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो सेम कॉम्पोजिशन ये बच्चे के अंदर आ जाते हैं। और एक सिंगल पेरेंट से ही आ रहे हैं, तो इसीलिए उस पेरेंट का जितना भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन था, जैसे भी जिस तरह का जेनेटिक कॉम्पोजिशन था वो उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर आ रही है। इसीलिए वो बच्चा भी एकदम उसके पेरेंट के जैसा बन रही है, ठीक है। ओके। तो अभी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन जो क्राइटेरिया है वो है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नहीं समझे? ठीक है, मैं समझाऊंगा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन जनरली दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक है मदर, एक है फादर, ठीक है। मदर से एक गैमेट रिलीज होगा, उसको हम बोलेंगे एग, ठीक है। और फादर से एक गैमेट रिलीज होगा, उसको हम बोलेंगे स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट, एक मेल एक फीमेल गैमेट, दो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं? फ्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो रही है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इससे जाइगोट बन रहे हैं, और जाइगोट से एम्ब्रायो, एंड अल्टीमेटली एम्ब्रायो से बेबी, ठीक है। सो मेन कैरेक्टर और मेन क्राइटेरिया ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे दो पेरेंट, जैसे कि एक मदर एक फादर, ये दो पेरेंट, दो बॉडी होना चाहिए और दो गैमेट फॉर्म होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ केस में हम देख सकते हैं कि एक ही पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बच्चा पैदा हो रहे हैं। ये कैसे? देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म के सिंगल पेरेंट के बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही पेरेंट के अंदर बन रही है, ठीक है। और वो दो जो गैमेट बना, वो दो उसके अंदर ही फर्टिलाइज होंगे। मतलब एक सिंगल पेरेंट के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बन रहे हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, जाइगोट एम्ब्रायो एंड बच्चा पैदा हो रहे हैं,
ठीक है, ओके। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन क्राइटेरिया, ठीक है। और एक चीज क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होंगे वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा पेरेंट के जैसा। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि पेरेंट के जैसा एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा वो बच्चा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बच्चा बनेगा वो पेरेंट के जैसा सिमिलर नहीं होगा। समझ में आया? ओके। क्यों? अभी हम बोलते हैं। देखो, यहाँ पे है एक बॉडी मेल और यहाँ पे है एक फीमेल, ठीक है। मेल से रिलीज होगा मेल गैमेट, फीमेल से रिलीज होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए है, एंड दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है। मतलब उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, ओके। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद इसका एक टाइप का जेनेटिक कॉम्पोजिशन और इसका एक दूसरे टाइप का जेनेटिक कॉम्पोजिशन, दोनों के बीच क्या हुआ? मिक्सअप हुआ, ठीक है। जब मिक्सअप हो गया तब क्या हो गया कि दोनों का कैरेक्टर मिलके एक जेनेटिक कॉम्पोजिशन बन गया, ठीक है। एक नया कैरेक्टर और नया जेनेटिक कैरेक्टर बन गया, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे नए कॉम्पोजिशन बन गए, तो इसीलिए इस जगह पे क्या होंगे कि जो बच्चा बनेंगे वो पेरेंट के जैसा सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर यहाँ पे बन रहे हैं वो मदर एंड फादर दोनों से आके कैरेक्टर बन रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके। बहुत सिंपल तरीके से बोलने का कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो बच्चा बनेंगे वो पेरेंट के जैसा एकदम सिमिलर नहीं होंगे। और साथ ही साथ सपोज पहला बेबी बना, ठीक है, और कुछ साल बाद दूसरा बेबी भी हुआ, ये जो पहला एंड दूसरा बेबी बनेगा उन दोनों के बीच में भी सिमिलैरिटी नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ बेसिक चीज, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज बोला सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, सब कुछ बोला ये मैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स। क्लियर हुआ? ओके। सो मैंने जो कुछ बोला यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अभी हम एक चीज जान लेते हैं। क्या? एक चीज सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है और कुछ चीज है जो हमें क्लियर करना पड़ेगा। वो क्या है? देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लाइफ स्पेन के बारे में, ठीक है, लाइफ स्पेन। सो लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन इज द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक जो समय है उसे हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। ये लाइफ स्पेन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पेन नियर अबाउट 70, पैरोट का 140 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पेन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ओके। तो इसी लाइफ स्पेन के बीच, ठीक है, ऑर्गेनिज्म 3 फेजेस से गुजरते हैं। दैट मीन्स सपोज एक बच्चा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो 3 फेजेस से गुजरेंगे, मेच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर मर जाएंगे, उसका नेचुरल डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो वो 3 फेजेस क्या क्या है चलो डिस्कस करते हैं। पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, जो जन्म होने के बाद वो अभी छोटा है, वो क्या करेगा? वो ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन उसके अंदर ले, उसका ग्रोथ तेजी से हो, ठीक है। तो जन्म होने के बाद वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो जस्ट आफ्टर द बर्थ वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। ही इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? ओके। सो ये जो बर्थ से लेके कुछ समय तक, जब तक वो बच्चा कोई रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी नहीं रखेंगे, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल
फेस इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के केस में हम इस फेस को बोलते हैं जुवेनाइल फेस। ठीक है, ओके। तो ये जुवेनाइल फेस जस्ट कंप्लीट होते ही ये दूसरे फेज में एंटर कर जाएंगे, जिस फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इसी रिप्रोडक्टिव फेज में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी उसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये जो ड्यूरेशन है जुवेनाइल से लेके रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने का, ये जो ड्यूरेशन, इतना ड्यूरेशन में उस बच्चे में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे? ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ही पकड़ लो। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, मेल बॉडी में क्या होते हैं, मेल का वॉइस चेंज हो जाते हैं, बियर्ड ग्रो होने लगते हैं और डिफरेंट जगह पे, और हेयर ग्रो होने लगते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और फीमेल के बॉडी में भी क्या होने लगते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओवरी में चेंज होने लगते हैं, ओवरी में एक फॉर्म होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, और साथ में बॉडी फिजियोलॉजी बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं। तो ये जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते ही ये सब चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, सो ये सब चीज क्यों होते हैं, ये चेंजेस क्यों आते हैं? ये चेंजेस इसीलिए आते हैं ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बच्चा पैदा कर पाए। तो हमारा टॉपिक था क्या? रिप्रोडक्शन। सो वो रिप्रोड्यूस कर पाए, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ओके। सो रिप्रोडक्टिव फेज में ऐसा चेंजेस हम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है, रिप्रोडक्टिव फेज कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म एक तीसरे फेज में एंटर हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज। ठीक है, बुढ़ापा का फेज। ये जो फेज है, इस फेज में जब रिप्रोडक्टिव फेज से इस फेज में एंटर करेंगे, तब उस ऑर्गेनिज्म से वो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं रहते हैं, एंड सनेसेंट फेज में भी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं रहते हैं। जस्ट ओनली इन रिप्रोडक्टिव फेज दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल। क्लियर हुआ? ओके। सो सेनेसेंट फेज चलेंगे कुछ समय तक, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। सो ये जो जुवेनाइल फेज है, ये हम बोलते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स इसे हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज कौन सा फेज होते हैं? सपोज यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे हमने एक शीट को रख दिया, तो इस शीट से जर्मिनेट होके क्या आएगा? प्लांट आएगा। ठीक है, एक प्लांट बॉडी बनेगा। ठीक है, प्लांट बॉडी बनेगा, और प्लांट बॉडी बनने के बाद जो पहला फ्लावर इसमें बनेगा, ठीक है, जब पहला फ्लावर बनेगा, ये शीट से जर्मिनेट होने के बाद जो पहला फ्लावर बनने का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को ही हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, इट्स लाइक आवर जुवेनाइल फेज, क्योंकि जब फ्लावर बनेंगे, फ्लावर से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, है ना? तो फ्लावर बनने से पहले तक, जार्मिनेशन से लेके, शीट जार्मिनेशन से लेके फ्लावर बनने के, फर्स्ट फ्लावर बनने के पहले तक जो ड्यूरेशन है, उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। ठीक है, ओके। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इन केस ऑफ प्लांट हम लोग ये टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। ये मोनोकार्पिक प्लांट क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोस प्लांट जो साल में एक बार ही फ्लावर देते हैं, फ्लावर से फल बनते हैं, और उसके बाद वो मर जाते हैं, जैसे कि व्हीट। ठीक है, क्या होते हैं कि मोनोकार्पिक प्लांट के केस में एक प्लांट बना, वो एक साल के लिए जिएगा। ठीक है, और उसी के बीच वो एक बार के लिए फ्लावरिंग होगा, फ्लावर एक बार देगा, और उस फ्लावर से फल बनेगा, और उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, जैसे कि व्हीट, राइस। ओके, और एक टर्म है पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या होते हैं कि एक प्लांट ग्रो होने के बाद सपोज साल के एक पार्टिकुलर सीजन में फ्लावर उसमें आया, ठीक है, तो जुवेनाइल फेज क्रॉस किया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में उसमें फ्लावर आया, फ्लावर से क्या होता है, फल होते हैं, फल हुआ, फिर कुछ समय तक वो फल रहा उस ट्री में, फिर फल खत्म हो जाने के बाद वो जो ट्री है, वो जो प्लांट है, वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई फ्लावर नहीं रहेंगे, लेकिन वो मर नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर वो सेम सीजन में उसमें फ्लावर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेम सीजन में उसमें फ्लावर आएंगे, फिर फ्लावर से फल बनेंगे, और फिर फल खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर सेम सीजन में उसमें फ्लावर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्लांट फ्लावरिंग के बाद मर नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो ट्री जो है, मैंगो ट्री में हम साल के एक सीजन में, हर साल के एक सीजन में हम उसमें फ्लावर्स देखते हैं और उसमें फल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। क्लियर हुआ? ओके, सो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो तुम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना क्योंकि हम है, टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके ओके, अब हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के देखो तो वहां पे लिखा हुआ है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? हमारे बॉडी में, मतलब जो जो हायर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वो जनरली 3 इवेंट्स में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। ये जो इवेंट है इस इवेंट में गैमेट बनेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनना जरूरी है, मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, दोनों फर्टिलाइज होंगे, उसके बाद ही बच्चा बनेंगे, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट बनेंगे। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इन मेल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल के अंदर एग बनते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वो जेनेसिस, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है गैमेट बनने का, ओवरऑल इसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट करके लिख दिया मेल के अंदर स्पर्म बनेगा तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग बनेगा उसे हम बोलेंगे oogenesis, ठीक है। ओके, फिर गैमेट फॉर्म हो गया, लेकिन गैमेट फॉर्म होने से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट फॉर्म होने के बाद वो 2 गैमेट एक साथ फ्यूज होना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, है ना। ओके, सो गैमेट तो फॉर्म हो गया, अभी वो 2 गैमेट एक साथ आना पड़ेगा। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, गैमेट का ट्रांसफर। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट ट्रांसफर होते हैं, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे कि इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मीटिंग के बाद क्या करते हैं कि वो मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर वो स्पर्म दैट इज मेल गैमेट वो जाके एक से फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सम प्लांट्स एंड अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि वो जो मेल गैमेट्स है, वो मेल गैमेट्स को एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू वो मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं और जाके फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। तो ये गैमेट ट्रांसफर इवेंट्स में ये सब चीज होते हैं, ठीक है। हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ही लो, ठीक है। ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फ्यूजन, फ्यूजन और फिशन इज डिफरेंट थिंग, FUSION, फ्यूजन
इसका मतलब वो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है उसको हम फ्यूजन बोल रहे हैं। और फिशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, FISSION, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये है फिशन और ये है फ्यूजन। ओके, सो फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, ठीक है। सो इसे बोलते हैं हम एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रायो बनने का जो सफर है उसे हम बोलेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। ओके, सो ये सब इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता रहेगा। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैंने क्या बोला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस में क्या होते हैं कि गैमेट फॉर्म होते हैं। सो गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल क्या है, देखो ये सब तो बेसिक चीज है, क्लास 9-10 में मिले हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ, व्हाट इज गैमेट, ठीक है, वो वीडियो चेक कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो इसके बाद मैं उसको लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स आर सेल, ठीक है, लेकिन इस सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल्स। कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं। देखो हमारे बॉडी किससे बनते हैं, सेल्स से। सो बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम का डेफिनिट नंबर होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी सेल में, है ना। और हमारे ह्यूमन बींग्स का जो गैमेट सेल है, दैट इज स्पर्म एंड एग, उसमें कितने नंबर के क्रोमोसोम होते हैं, 23 एंड 23। एग में होंगे 23, स्पर्म में होंगे 23। सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। देखो बॉडी सेल में 46 था, लेकिन गैमेट में क्या क्या कितना नंबर का क्रोमोसोम है, हाफ, 46 का हाफ, 23 एंड 23, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। सो ये गैमेट सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, गैमेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्यू टाइप्स। क्या कि गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, और वो एक दूसरे के साथ सेम है या फिर डिफरेंट है, ये सब क्राइटेरिया के बेसिस पे हम गैमेट्स को कुछ टाइप में भाग कर सकते हैं। पहला यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये इसमें देखो मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, दोनों सेम साइज के एंड सेम शेप के, ठीक है, यहाँ पे दोनों गैमेट है। तो इस टाइप के गैमेट को, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स सिमिलर होते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, ठीक है। सो आइसोगैमेट्स मींस सिमिलर, ओके। आइसोगैमेट्स मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों देखने में उसके साइज शेप सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ये एल्गी में दिखाया हुआ है, फ्यूकस में, ठीक है। यहाँ पे फीमेल गैमेट्स देखो, इसका साइज बहुत बड़ा है और मेल गैमेट्स का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे हेटेरोगैमेट्स, इन दोनों को हम बोलेंगे हेटेरोगैमेट्स। क्यों, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो यहाँ पे शेप साइज सब डिफरेंट है, मेल का अलग शेप अलग साइज, फीमेल का अलग शेप अलग साइज, इसीलिए ये हेटेरोगैमेट्स है, ठीक है। हेटेरो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट गैमेट्स, क्लियर हुआ। ओके, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स का गैमेट्स भी हेटेरोगैमेट्स है, क्योंकि एक का साइज देखो कैसा है, ये है एग, ठीक है, और यहाँ पे स्पर्म देखो, इसमें टेल होते हैं, लंबा होते हैं, और एक से छोटे होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, हेटेरोगैमेट्स, क्लियर हुआ। सो टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दो। ओके, अब हम जानेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के सेक्सेस प्रेजेंट है,
क्या वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ये हम जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि होमोथेलिक, मोनोइसियस, डायोसियस, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो पहले प्लांट्स के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होते हैं, सपोज यहाँ पे एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, तो उस प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जनरली, ठीक है, उस प्लांट्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों सेम प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसे प्लांट्स यहाँ पे है तो इसे हम बोलेंगे मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस प्लांट। ठीक है, मोनोइसियस प्लांट, और इसको हम और एक टर्मिनोलॉजी से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं होमोथेलिक। ठीक है, होमोथेलिक, दैट इज सेम बॉडी में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे एक प्लांट में मेल फ्लावर होंगे, ठीक है, और दूसरे प्लांट में, ठीक है, फीमेल फ्लावर होंगे। ठीक है, सो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। क्लियर हुआ? ओके, सो मोनोइसियस प्लांट्स का कुछ एग्जांपल जैसे कि कोकोनट, ठीक है, मेज, ठीक है, ये सब मोनोइसियस प्लांट्स है। और डायोसियस प्लांट्स का कुछ एग्जांपल जैसे कि स्वीट पोटैटो, ठीक है, और पापाया, ठीक है, ये सब डायोसियस प्लांट है। और इस कंडीशन को हम हेटेरोथेलिक कंडीशन भी बोलते हैं, हेटेरोथेलिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड थेलिक्स मीन्स, थैलस मीन्स बॉडी। ठीक है, सो डिफरेंट बॉडी में दो डिफरेंट टाइप्स के सेक्सेस प्रेजेंट है। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, तो उससे क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट है तो वैसे प्लांट्स को हम डायोसियस प्लांट बोलेंगे। और मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अगर सेम प्लांट में प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे मोनोइसियस प्लांट और हेटेरो होमोथेलिक कंडीशन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और साथ में देखते हैं क्या एनिमल्स में भी इस तरह के कंडीशन देख सकते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे तुम लोगों के एनसीईआरटी में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो वहां पे देखो, यहाँ पे आर्थवर्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है। आर्थवर्म में क्या होते हैं कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसी सेक्स ऑर्गन में से मेल एंड फीमेल गेमेट रिलीज होते हैं और उसके अंदर ही फर्टिलाइज होकर बच्चा पैदा होते हैं। एक सिंगल पेरेंट के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक है, बाइसेक्सुअल। सो ये हो गया बाइसेक्सुअल एनिमल का एक एग्जांपल। और कुछ एग्जांपल जैसे कि लीच, टेपवर्म, ठीक है, इसमें ऐसे बाइसेक्सुअल कंडीशन होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल कॉकरोच का। कॉकरोच आर यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, दोनों के बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, जैसे कि मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट। सो दे आर यूनिसेक्सुअल। क्लियर हुआ? ओके। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक मोनोइसियस प्लांट का चारा। ठीक है, मोनोइसियस, मोनोइसियस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है चारा का। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये है डायोसियस प्लांट मार्केंशिया का। डायोसियस, ठीक है, ये हेटेरोथेलिक कंडीशन है। यहाँ पे देखो, एक में एक फीमेल थैलस में, फीमेल बॉडी में ये आर्किगोनियोफोर हुआ, ठीक है, और मेल थैलस में ये एंथेरिडियोफोर ग्रो हुआ। ठीक है, सो ये दो डिफरेंट थैलस में दो डिफरेंट टाइप के सेक्स ऑर्गन फॉर्म हुआ। सो ये डायोसियस कंडीशन है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना? ओके। फिर यहाँ पे देखो एक फ्लावर का पिक्चर दिया हुआ है। ये फ्लावर स्वीट पोटैटो का फ्लावर है। स्वीट पोटैटो का फ्लावर में देखो, एक ही फ्लावर में ये मेल
एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज स्टामेन एंड कार्पेल दोनों एक सिंगल फ्लावर में ही प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन को, ऐसे फ्लावर को भी हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हुआ टर्मिनोलॉजीज? ओके, सो ये सब चीज तुम लोगों के एनसीईआरटी देख के एक बार रिवाइज करो, ये सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो, क्लियर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गैमेट ट्रांसफर वाला इवेंट, ठीक है। देखो, गैमेट तो फॉर्म हो गया, फिर हमने क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद हमने थोड़ा सेक्सुअलिटी के बारे में जाना। अभी गैमेट ट्रांसफर वाला इवेंट जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, ठीक है। सो गैमेट फॉर्म हो गया, अभी वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कैसे होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली बॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूशन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन। सो फिजिकली वो एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो, काउ हो, डॉग हो, कैट्स हो, इसमें क्या होते हैं, वो मेट करते हैं और मेट करने के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट के सेक्स ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर के अंदर डिपॉजिट किया जाता है और फिर वो मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि फंजाई के केस में, फिर एल्गी के केस में, कुछ प्लांट्स के केस में, ये जो गैमेट्स है, इस गैमेट्स को वो नेचुरल कंडीशन से ट्रांसफर करना पड़ते हैं, जैसे कि एयर के थ्रू मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाते हैं या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसफर किया जाते हैं। तो इसके कारण क्या चाहिए, उसको एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन से वो गैमेट ट्रांसफर करना पड़ते हैं। सो यहाँ पे एक ध्यान देने वाला चीज है, क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कि द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। व्हाई? Because so many gametes are destroyed while transferring, so to compensate this loss of male gametes during transport, large number of male gametes are formed. कि ट्रांसफर के समय मेल गैमेट ट्रांसफर होकर जब फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे, उसके समय ही क्या होते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर मेल गैमेट्स का नंबर अगर कम प्रोड्यूस होता, तो यहाँ पे क्या होता कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्यूशन घट जाता। इसीलिए नेचर का ये सिस्टम है कि बहुत सारे मेल गैमेट्स बनेंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और वो मेल गैमेट्स जितने भी डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ चांसेस इतना बच ही जाएगा कि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए, ठीक है। सो ट्रांसफर के समय मेल गैमेट्स कुछ डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चांस तो रह जाएगा कि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए और आफ्टर ऑल उसका फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, to compensate the loss of male gamete during transport, large number of male gametes are formed. समझ में आया? ओके, सो इस क्लास में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाला जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, यहाँ तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो चेक करो, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहाँ तक। सब खुश रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।